वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 26 अप्रैल 2022 है। हमारे टेबल पर हैं चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है ये फूड स्कैरसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इट विल शॉक यू, इट विल एनलाइटन यू। आपको इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और सीखने को मिलेगी। और नोट मेकिंग के लिए भी ये टॉपिक जो हैं आपके लिए, जो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर से आपको ऐसे पूछा जा सकता है रिटन एग्जामिनेशन में, जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हैं। इंटरव्यू में भी इस चीज़ को लेकर प्रश्न जो हैं वो पूछा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर विषय के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। दोस्तों, दूसरे टॉपिक्स की ब्रीफ दूं उससे पहले आई हैव ए रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट्स इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को और इसकी पीडीएफ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, प्लीज डू शेयर इट, राइट? डोंट लिव इट ऑन समवन एल्स। ऐसा मत सोचिए कि मैं कभी शेयर नहीं करता हूं या नहीं करती हूं, राइट? एक बार आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है कि मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। उनको लग रहा है कि यूट्यूब पर अब मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूं। और मुझे इस बात का पता इसलिए चलता है क्योंकि कमेंट में पढ़ता हूं, और कमेंट सेक्शन में अभी लेटेस्ट एक कमेंट भी आई थी कि एक स्टूडेंट जो है, उनको एक लंबे समय के बाद उनको पता चला कि ये वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है, ऐसा मत सोचिए कि कोई और जो है इसको शेयर कर देगा। वो कोई और जो है ना, वो कोई होता ही नहीं है, राइट? या तो आप शेयर करेंगे या फिर शेयर नहीं करेंगे। दैट्स इट, राइट? डोंट लिव ऑन समवन एल्स। तो प्लीज इस सीरीज की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर दिस लेक्चर विद अदर पीपल, ठीक है? नंबर टू, बिग प्रोजेक्ट प्लॉटिंग। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। जुडिशियल वैकेंसीज, यहां पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, नोट बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज मैं कुछ नोट मेकिंग के बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। फ्यूचर में एक वीडियो भी लेकर आऊंगा नोट मेकिंग को लेकर। और फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखेंगे और जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है? फूड फॉर थॉट, पायोनियर का ये आर्टिकल है। द वर्ल्ड इज रनिंग आउट ऑफ फूड। अगर आपने इंटरस्टेलर नाम की एक फिल्म है, अगर वो देखी है, तो उसके, अगर फिल्म नहीं भी देखी है तो उसका ट्रेलर अगर देखेंगे, ऑफिशियल ट्रेलर, तो उसमें ये लाइन आती है, द वर्ल्ड इज रनिंग आउट ऑफ फूड। और इसका मतलब यह है कि इस पृथ्वी पर खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। और ये हकीकत है, ये सिर्फ फिल्मी बात नहीं है। इंटरस्टेलर फिल्म में वही दिखाया जाता है कि कैसे कुछ रीजंस हुए, लेट्स से क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं वो बर्बाद होने लगे, और ऐसी सिचुएशन हो गई ह्यूमन बींग्स की इस पृथ्वी पर कि अब कोई चीज़ जो है वो, मीन्स खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो अब आप पैदा ही नहीं कर सकते। एग्रीकल्चरल और ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी। और फॉरगेट अबाउट मिल्क, फॉरगेट अबाउट एनिमल्स, वो तो फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास सिर्फ खेती बाड़ी का ऑप्शन रहता है, और फिर वो भी धीरे धीरे करके वन बाय वन, एक करके एक जो क्रॉप्स हैं वो मरने लगते हैं। तो ये सिचुएशन हो जाती है, और फिर इंसान जो है वो दूसरे प्लेनेट में फूड या फिर एक एनवायरनमेंट जो कहते हैं हम, राइट, उसको ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। कभी वक्त मिले तो उस फिल्म को ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। एनीवे, द वर्ल्ड इज रनिंग आउट ऑफ फूड। 2050 तक हमारी दुनिया जो है, इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 10 बिलियन। कैन यू इमेजिन? 10 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। और 10 बिलियन पॉपुलेशन जो है, इसके लिए खाने पीने की चीज़ें पैदा करना, 3 टाइम का खाना, 3 टाइम 5-10 बार पानी पीना, फिर पानी से नहाना, ये जो जितने भी रिसोर्सेज लगते हैं, ये पर्याप्त नहीं होंगे पृथ्वी पर। 10 बिलियन लोगों के लिए पृथ्वी के पास रिसोर्सेस नहीं है।
साइंटिस्ट्स भी मानते हैं कि ये पृथ्वी जो है ना, ये 10 बिलियन लोगों को फीड नहीं कर सकती, उनको खाने पीने की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। ओशो रजनीश का नाम आपने सुना होगा, उनके लेक्चर्स अगर आपने या फिर उनके डिस्कोर्स जो वीडियोस हैं अगर आपने वो देखे हैं या फिर उनकी किताबें अगर पढ़ी हैं, तो बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी व्यक्ति थे, बहुत ही एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते थे। और आज जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे उनका एक स्टेटमेंट याद आ गया। उन्होंने ये कहा था कि एक वक्त आएगा जब लोग जो है ना खाने पीने की चीज़ें पैदा नहीं करेंगे, कुछ टेबलेट्स होगी, आप 2-3 टेबलेट्स खा लेंगे, आपके वेट के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से जो भी न्यूट्रिशंस आपको चाहिए वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कुछ टेबलेट से मिल जाएगी। और अब ये लगता है कि उस टाइम पर ये लग रहा था कि ओशो थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से जब चीज़ें सामने आ रही है लग रहा है कि शायद वो सही है या फिर सही थे। There are nutritionists, sociobiologists, economists, agricultural and climate scientists trying to figure out how to stave off global hunger. ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि कैसे करके हम ये जो ग्लोबल हंगर है उसको लड़ सकें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर वो करें जिससे इस चीज़ से हम बच सकते हैं। देखिए, अभी पृथ्वी की पॉपुलेशन है 7.7 बिलियन और ये बढ़ती ही जा रही है। एक वक्त आएगा जब अगर किसी व्यक्ति के पास 2 टाइम दोपहर का लंच और रात का डिनर अगर एक परिवार के पास, एक व्यक्ति के पास है, तो उसको बहुत ही पैसे वाला माना जाएगा। ही और शी विल बी लाइक ए किंग और ए क्वीन। क्योंकि जब 10 बिलियन लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे तो रेसिडेंशियल एरियाज आपको उतने चाहिए, ऑफिसेज एक्सेट्रा, तो बहुत कम जमीन हमारे पास बचेगी। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो सी इरोजन हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं और एनिमल्स और क्रॉप्स को पैदा करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। कहते हैं कि मीट को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर जो मीट के लिए हम चिकन हैं, फिर गोट, शीप, जो भी अलग अलग एनिमल्स को कंज्यूम किया जाता है, तो उनके कंपैरिजन में वेजिटेरियन फूड बनाने में लेस एनर्जी लगती है, कम एनर्जी चाहिए आपको। तो अगर पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए, प्योर वेजिटेरियन, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक वेगन हो जाए, तो भी 10 बिलियन लोगों को फूड प्रोवाइड करना जो है दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और अगर हमारा एपेटाइट और डाइट एवरेज अमेरिकन जितना हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अमेरिका में क्या है पता है कि हमारे यहाँ का जो, लेट्स से अगर आप मैकडी में जाएं और वहाँ पर लार्ज कोका कोला का जो वो ग्लास आता है वो अगर आप ऑर्डर करें यहाँ पर इंडिया में, या फिर यूके में चले जाए और वहाँ मीन्स यूके का और इंडिया का जो लार्ज है ना वो अमेरिका का मीडियम है। अमेरिका का जो लार्ज है ना वो तो हम पी ही ना पाए। सेम थिंग गोज विद कॉफ़ी, सेम थिंग गोज विद देयर बर्गर। जो उनका बड़ा वाला बर्गर है वो इतना बड़ा होता है कि आप बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो लार्ज बर्गर है उससे नियरली 1.5 टाइम्स या फिर नियरली 2 टाइम्स बड़ा। और अमेरिका में ऐसी चीज़ है कि खाने पीने की चीज़ें जो है वो वेस्ट बहुत होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम ये है कि उनकी प्लेट पर चीज़ें जो हैं, प्लेट का खाना जो है वो बहुत ही वेस्ट होता है। यानी कि खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा पकाई और टेबल पर ज़्यादा फूड है, थोड़ा बहुत खाया और बाकी सारा डस्टबिन में गया। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का इश्यू है। हमारा इश्यू जो है वो थोड़ा अलग है, विल टॉक अबाउट इट एज वेल। अब दूसरा जो प्रॉब्लम हो रहा है अभी पृथ्वी पर, और क्योंकि हमने पेड़ काट लिए, ये सारी चीज़ें की, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो इस चीज़ के साथ इसको रिलेट कीजिएगा। एनसीईआरटी या फिर जो भी कोई अलग बेसिक किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर, जियोग्राफी को लेकर, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अब ये प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो टॉप सॉइल होती है ना हमारी पृथ्वी की, और ख़ास करके खेती बाड़ी की ज़मीन की, तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। और यही टॉप सॉइल जो है उसकी वजह से जो फूड हम पैदा कर पाते हैं वो कर पाते हैं। अब टॉप सॉइल के साथ क्या हो रहा है, इसका इरोजन होने लगा है। सी, 1/3 ऑफ ग्लोब्स टॉप सॉइल इज ऑलरेडी गॉन। 1/3 यानी कि हम बात कर रहे हैं व्हाट,
33.33% जितनी टॉप सॉइल जो हैं वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं, वो चली गई हैं। और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो मीन्स ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऊपर से पानी की शॉर्टेज है, एनर्जी और लैंड जो चाहिए आपको खाने पीने की चीज़ें पैदा करने के लिए, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ज़मीन की कीमत आप देखिए कितनी बढ़ चुकी है। आज से 15-20-25 साल पहले जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज एग्रीकल्चरल लैंड की कीमत जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इट्स लाइक नियरली इम्पॉसिबल। एक परिवार के पास अगर एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है तो आज के ज़माने में परचेस करना जो है वो अपने आप में एक चमत्कार ही है। अगर आपने बहुत सक्सेसफुली किसी क्षेत्र में पैसे कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, तब जाकर आप ज़मीन खरीद पाएंगे। पहले जैसा अब नहीं रहा, क्योंकि अब ज़मीन जो है उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ती जा रही है। अफ्रीका में, एशिया में आप देखें तो 80 मिलियन जितने लोग जो हैं वो फेमाइन, 80 मिलियन यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 8 करोड़ लोग। हाँ, रिमेंबर 8 करोड़ लोग जो हैं वो फेमाइन लाइक सिचुएशन में जी रहे हैं। फेमाइन यानी कि भूखमरी। और फॉरेस्ट की ज़मीन को भी हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब पृथ्वी के पास उतनी फॉरेस्ट की ज़मीन भी नहीं है। 30% जितने ही फॉरेस्ट बचे हैं, अगर इनको भी काट देंगे तो फिर एज वी नो क्लाइमेट चेंज जो है उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहते हैं कि आने वाले 25 सालों के अंदर सी फूड जो है वो धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाएगा। तो अब हमें फूड कंजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए। अब फूड वेस्ट की बात जो मैंने आपको प्लेट के बारे में बताया, देखिए 1/3 ऑफ ग्लोबल फूड इज वेस्टेड। 1/3 अगेन 33.33% जितना फूड जो अवेलेबल है ये वेस्ट हो जाता है। एक तो बैड स्टोरेज की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन में नुकसान होता है, प्रिपरेशन के टाइम पर नुकसान, पैकेजिंग के टाइम पर नुकसान, और कई बार डेट चली गई और फिर यह डस्टबिन में चला जाता है। तो टोटल जो फूड ग्लोबली पैदा होता है तो उसका 33.33% जो है वो वेस्ट होता है। यू कैन इमेजिन, मीन्स आप एक बाउल राइस ऑर्डर करते हैं और फिर उसको डस्टबिन में फेंकते हैं, तो यू आर नॉट जस्ट थ्रोइंग दैट पोर्शन ऑफ राइस। उस राइस को पैदा करने के लिए जो स्वच्छ पानी का इस्तेमाल हुआ है, राइट, सॉफ्ट वाटर का जो इस्तेमाल हुआ है, हज़ारों लीटर चाहिए टू 1 किलो राइस को पैदा करने के लिए। कुछ कहते हैं कि 10,000 लीटर जितना पानी चाहिए हमारे देश में, इतना पानी हम यूज़ करते हैं 1 किलो राइस पैदा करने के लिए। तो जब आप एक पोर्शन राइस जो है, एक प्लेट राइस डस्टबिन में डालते हैं, तो ये आप सिर्फ राइस नहीं फेंक रहे हैं, समझ गए आप, 2-3 हज़ार लीटर पानी भी आपने उसके साथ जो पैदा करने के लिए लगा था वो भी वेस्ट हो गया। सुपरमार्केट्स में बड़े बड़े पैकेजेस और ये सारी चीज़ें लार्ज पोर्शंस पैक किए जाते हैं, इसमें भी यही है, अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारा फूड जो है वो वेस्ट होता है। रेस्टोरेंट्स में भी यही चीज़ है। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा मीन्स एक लोगों की इतनी बुरी हैबिट होती है, मीन्स आई कैनॉट स्टैंड दिस हैबिट। ख़ास करके अगर मैं अपने दोस्तों के साथ, अगर हम रेस्टोरेंट में जब भी, अब तो कोविड के बाद बहुत कम गए हैं, लेकिन पहले बहुत जाते थे, जब भी जाते थे तो आप जितना खाना है मंगवा सकते हैं, लेकिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ जो है वो मीन्स सभी मीन्स 1-2 ऐसे थे जिनकी बुरी आदत थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके समझ गए कि फूड वेस्ट हमें नहीं करना है, वरना फिर पूरा बिल जो है वो उनको ही पे करना पड़ेगा। ऐसा एक रूल हमने बना लिया था हमारे ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में। अब हैबिट की मैं जो बात कर रहा था, बुरी हैबिट यानी कि ज़्यादा खाना ले लेना एक साथ और फिर थोड़ा खा के चीज़ों को फेंक देना। और ये चीज़ आपको कहाँ पर देखने को मिलती है पता है? ये चीज़ आपको शादी और ऐसे फंक्शंस में देखने को मिलती है। मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे मंदिरों में जो खाने पीने की चीज़ें दी जाती है, राइट, लंगर टाइप सिस्टम या फिर प्रसाद के तौर पर, आप वहाँ पर बड़े मंदिर हैं। अभी कुछ समय पहले हनुमान जयंती के दिन पर आई वेंट टू सारंगपुर, गुजरात में एक बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, और हनुमान जयंती के दिन पर ही वहाँ पर हम थे। आपने शायद तस्वीरें देखी होगी, मैंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तो वहाँ पर प्रसाद दिया, फ्री में ही होता है सभी के लिए, तो प्रसाद ले सकते हैं। अब लोग जो है ना वो प्रसाद को वेस्ट नहीं करते, और वहाँ पर एक वो है भी, एक कल्चर भी है। एंड आई एम श्योर हर जगह पर यही है कि अगर आप मंदिर में जाते हैं या फिर कोई गुरुद्वारे में या फिर किसी और जगह पर लंगर में अगर आप खाना खाते हैं तो उतना ही खाना लेंगे जितना आप खा सकते हैं। फूड वेस्ट जो है दैट्स नॉट अलाउड। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर आपकी थाली में कुछ फूड बचा है और आप प्लेट को रखने के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ पर
जो भी लोग खड़े हैं दे विल टेल यू कि भाई अपना खाना जो है वो फिनिश कीजिए, फूड वेस्ट आप नहीं कर सकते। यही आदत जो है ना वो शादी और होटल्स में भी होनी चाहिए हमारी, कि हम मंदिर में जब जाएंगे तब हम फूड वेस्ट नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि वो प्रसाद है। लेकिन नॉर्मल एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक बुरी आदत है वो भी मंदिर में जब जाएगा, ऐसे लंगर में जाएगा, तो वो फूड वेस्ट नहीं करेगा। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये एक बुरी आदत ही है और इसको चेंज किया जा सकता है। अवेयरनेस के माध्यम से हम इसमें बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि हमारे देश में 40% जितना फूड हर साल वेस्ट होता है। जितना फूड हम प्रोड्यूस करते हैं तो 40% वेस्ट होता है। अब हमारे यहाँ पर कैसा है, फार्म से टेबल तक, फार्म से शेल्फ आप कह लीजिए कि आपने पैदा किया खेती बाड़ी में और फिर यहाँ से अलग अलग जगहों पर होते होते फाइनली जो शेल्फ तक पहुंचा है, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे आपके घर का स्टोर रूम हो, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा फूड जो है वो वेस्ट होता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या है, प्लेट में ज़्यादा वेस्ट हो, उनका स्टोरेज, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें बराबर है, लेकिन वो ज़्यादा खाना बनाते हैं और कम खाते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो जहाँ पर जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड की जो भी गलत चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करें, और हमारे यहाँ पर हम ज़्यादा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इन सारी चीज़ों पर फोकस दें, और प्लेट में जब खाना ले तो उसके बाद हम वेस्ट कम करें। ये चीज़ मीन्स इट्स नॉट के ऐसा हमें करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और ऊपर से फूड और क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज हुई। मीन्स अगर कोविड को जिन लोगों ने पॉजिटिवली लिया है, इन द सेंस के व्हेन आई से पॉजिटिव, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि जो लोग कोविड से अफेक्ट हुए थे, जिनके परिवारजन चले गए, उनके लिए तो ये इट्स ए वेरी शॉकिंग इवेंट फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि लाइफ जो है ना, मीन्स सिर्फ पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमाने चाहिए, पैसे कमाना इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए जीवन जीना जो है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने सीखी कोविड पेंडेमिक की वजह से। तो यही चीज़ है कि जब आपको बहुत सारी चीज़ें खानी, आपके बैंक में पैसे थे लेकिन जो फूड आपको खाना है वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी ना कोविड के टाइम पर, तो उसमें हमने बहुत सारे लेसन सीखे। ये चीज़ को हमेशा याद करते हुए, ये माइंड में लेकर हमें चलना है कि अब फूड एबेंडेंट नहीं है हमारे पास, राइट। फूड स्कैरसिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है दुनिया में। अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर, जैसे हमने देखा ना कि 8 करोड़ लोग फेमाइन की कगार पर जी रहे हैं, और युद्ध की वजह से भी ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो इट्स ए वेरी वेरी सीरियस टॉपिक। आई एम श्योर आज की ये जो भी डिस्कशन अभी तक हमने की है तो ये हर जगह पर आपको काम आएगी। देखिए, सिटी प्लानिंग के बारे में, अर्बनाइजेशन का टॉपिक है, उसके लिए भी है, राइट। एग्रीकल्चर का टॉपिक को डायरेक्टली, इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट क्या हो रही है। तो बहुत सारे टॉपिक्स को आपका जो जीएस या फिर आपका जो सिलेबस है बेसिकली, राइट, तो सिलेबस के बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स है उसको टच करने वाला ये फूड सिक्योरिटी वाला ये, या फिर फूड स्केर्सिटी वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, वो बहुत सारी चीज़ों को टच करता है। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। मैं थोड़ी नोट मेकिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, राइट। आई विल बी वेरी क्विक हियर। मैं अगर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट लेट मी गिव यू अ जिस्ट ऑफ नोट मेकिंग। देखिए, सारी चीज़ों की नोट बनाना पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई, उन चीज़ों को लेकर आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि ये आज का जो आर्टिकल अभी हमने डिस्कस किया फूड सिक्योरिटी वाला, तो उसके कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं, राइट। पॉपुलेशन 2050 तक कितनी होगी, तो 2050 तक पॉपुलेशन जो है वो हो जाएगी 10 बिलियन प्लस। तो फॉर एग्जांपल आपने ये पॉइंट लिख लिया, तो इस पॉइंट से फिर आप यहां पर लिख देंगे लेट्स से फूड सिक्योरिटी। मैं आपको रफ एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप इसी पैटर्न में फॉलो कीजिए, राइट। क्योंकि नोट मेकिंग इज लाइक, हर एक की स्टाइल अलग है, हर एक, हम सब यूनिक हैं। तो आपकी जो भी यूनिकनेस है आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। आपको जैसे भी चीजें याद रहती है आपको सबसे ज्यादा पता होगा, राइट। तो थोड़ी बहुत साइंटिफिक
चीज़ों को अप्लाई करते हुए आप नोट मेकिंग जो है वो उस प्रकार से कीजिए कि जब आप रिवाइज करें चीज़ों को तो शब्द जो हैं वो एक प्रकार के इंडिकेटर्स हों कि फूड सिक्योरिटी का जब भी नाम आए तो, या फिर आप रिवाइज करने बैठे हैं और 2050 पॉपुलेशन 10 बिलियन हो जाएगी और फूड सिक्योरिटी, फिर आपको ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो समझ में आ जाने चाहिए। या फिर अगर कोई चीज़ें याद रखने के लिए कि भारत में 40% फूड वेस्ट होता है, ग्लोबली 33% जितना वेस्ट हो रहा है, तो ये कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं और फिर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्लॉटिंग प्रोग्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ने 25 ऐसे एयरपोर्ट्स जो एएआई यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं या फिर चलाए जा रहे हैं, तो आने वाले 3 सालों के अंदर इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। राइट, अब इसमें से 4 एयरपोर्ट्स जो हैं वो तमिलनाडु में हैं और ये चारों के चार जो हैं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो ये जो एयरपोर्ट मोनेटाइजेशन का जो प्लान है, तो तमिलनाडु की सरकार की खुद की अपनी जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी की नोट है 2022-23 की, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, अभी हम ज़मीन की ही बात कर रहे थे ना, तो ज़मीन जो है एक बहुत ही प्रीमियम चीज़ है। राइट, ज़मीन, कुदरत सारी चीज़ें पैदा करती है लेकिन नई ज़मीन जो है वो पैदा नहीं होती है, मीन्स टेक्निकली स्पीकिंग होती हैं। राइट, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर सॉइल जो है वो, या फिर अर्थक्वेक जो वॉल्केनो से उससे आइलैंड्स बन जाते हैं, ये वो हैं, लेकिन जिस स्पीड से हमें ज़मीन चाहिए उतनी ज़मीन तो पैदा नहीं होती है। एनीवे, तो लैंड फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट, और सबसे एक्सपेंसिव अगर कोई ज़मीन, आप एक घर भी बनाते हैं तो सबसे एक्सपेंसिव अगर कोई चीज़ होती है उसमें, तो दैट इज़ योर लैंड। राइट, 50% 60% ज़मीन की कीमत है और बाकी का जो कंस्ट्रक्शन होता है घर पे। सेम थिंग गोज विद एयरपोर्ट या फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स। तो अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ज़मीन फ्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देती है और फिर बाद में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी ज़मीन में से पैसे कमाती है, तो जो भी पैसे मिले तो ये स्टेट गवर्नमेंट को मिलने चाहिए। और ये काफ़ी लॉजिकल बात है, क्योंकि रेवेन्यू की बात करें तो देखिए 2 जगहों से सरकार को पैसे मिलते हैं। एक तो टैक्सेस से। राइट, अब टैक्सेस जो हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में पैसे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से और जीएसटी काउंसिल के डिसीजन के हिसाब से बांटे जाते हैं। राइट, ये दिस इज नंबर 1। नंबर 2 जो है कि आपके पास जो भी एसेट्स हैं सरकार के पास, यानी कि सेंटर के पास या फिर स्टेट के पास, तो उनको बेचकर पैसे जो हैं वो मिलते हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट, इसको थोड़ा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है कि अगर स्टेट के पास से फ्री में ज़मीन ले लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस ज़मीन को किसी को बेच देती है और उसमें पैसे मिलते हैं, तो वो डेफिनेटली स्टेट के साथ उनको शेयर करने चाहिए। ऑफ्टन लैंड इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वोकिंग ए लेजिस्लेशन टू फोर्सिबली टेक ओवर प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी टू सर्व ए पब्लिक पर्पस। होता यह है कि ज़मीन जो है वो तो स्टेट किसी ना किसी राज्य में ही होगी। अब किसी व्यक्ति के पास ये ज़मीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ज़मीन चाहिए फॉर पब्लिक पर्पस, और फिर वाया स्टेट गवर्नमेंट वो ये ज़मीन ले लेगी। वो जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को तो नफरत हो जाएगी उस पर्टिकुलर सरकार के प्रति, उस पर्टिकुलर स्टेट की सरकार जो है उसके प्रति, कि उन्होंने मेरी ज़मीन ले ली। लेकिन वो ज़मीन किसको चाहिए थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए थी। तो यहाँ पर अगर नाम स्टेट का आ रहा है तो भी पैसे जो हैं वो स्टेट को थोड़े बहुत मिलने ही चाहिए। और एक दूसरा जो मिसमैच हमें देखने को मिलता है वो वही है कि राइट कॉम्पनसेशन भी लोगों को नहीं मिलता है। राइट, ये 2 लेवल जब गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो जो बुक के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं और एक व्यक्ति जो ज़मीन बेच रहा है सरकार को, या फिर फोर्सिबली अगर सरकार ज़मीन उस व्यक्ति से ले ही रही है, तो उस व्यक्ति का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और कई बार ये जो, अब ये एक टॉपिक, ये एक पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो इश्यू चलते रहता है, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड भी कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो 2018 से इसको दिया गया है ज्यूरिक एयरपोर्ट को, और ज्यूरिक एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को 40 ईयर्स के लिए संभालेगी, और इसमें से जो पैसे मिलेंगे वो उत्तर प्रदेश सरकार को भी मिलेंगे। इसके साथ जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी ज़मीन सरकार खरीद रही है, तो जो कॉम्पनसेशन आपको मिलना चाहिए वो भी आज के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से, मार्केट में जो दाम चल रहे हैं उसके हिसाब से मिलना चाहिए। फिर आप ऐसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन के नाम पर
अगर ज़मीन किसी व्यक्ति की ले लेते हैं तो दैट इज़ नॉट फेयर। तो स्टेट को भी पैसे मिलने चाहिए, जिसकी ज़मीन जा रही है उसको भी पैसे मिलने चाहिए, और इवेंचुअली ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए। और कुछ रिड्रेसल मैकेनिज़म्स की भी ज़रूरत है, कोर्ट्स एक्सेट्रा की, ताकि अगर कोई इश्यू है तो एक व्यक्ति जो है वो उसको न्याय मिल सके। न्याय के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। रिटायर जजेस लेटर, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। देखिए दोस्तों, इस साल हमारे देश में 7 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायर होने वाले हैं, और थर्ड जितनी हाई कोर्ट की वैकेंसीज मीन्स जजेस की जो पोस्ट है ये वेकेंट है। अब हमारे पार्लियामेंट को इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज 65 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, हाई कोर्ट के जज 62 में रिटायर हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब हम इस विषय पर बात कर रहे थे तो आप में से एक स्टूडेंट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशन दिया कि आई थिंक आपने ये कहा था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर 70 प्लस 75 हो सकते हैं, लेकिन जजेस जो हैं वो क्यों 70, या फिर उनकी उम्र सिर्फ 65 62 क्यों क्यों उनको फिर बाद में रिटायर होना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और हमारे पास एक तो जुडिशियल रिसोर्सेज बहुत कम है, और इनकम जुडिशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो जजेस को ढूंढने के लिए किया जाता है, तो कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए किया जाता है, और वक्त भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दिस इज़ नॉट फेयर। अब देखिए 31 अगस्त लास्ट ईयर की बात है जब 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया गया था, लेकिन एक 2 साल के गैप के बाद, और सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ हो गई तो भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो आज भी पेंडिंग है, क्योंकि हाई कोर्ट्स में आप देखिए 45% या फिर 59 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, और वो भी 5 सालों से, मीन्स दे आर वेटिंग डिस्पोजल। और इसके पीछे मेन रीज़न है ओवरऑल वैकेंसी। 35% हाई कोर्ट की वैकेंसी है, ओवरऑल वैकेंसी। लेकिन कुछ बड़ी कोर्ट्स की बात करें जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, तो इसमें वैकेंसी जो है वो 50% जितनी है। यूके की पैटर्न हम फॉलो करते आए हैं। 65 और 62 वाली जो चीज़ है वो यूके ने कब कब से ख़त्म कर दी। यूके में जुडिशियल ऑफिसर जो हैं वहाँ के जज वो 75 ईयर्स तक काम कर सकते हैं, राइट। और हमारे देश में भी ऐसा है, 65 62 के बाद ये जजेस जो है वो ट्रिब्यूनल्स और कमीशंस में काम करते हैं, तो फिर रेगुलर कोर्ट्स में वो क्यों काम नहीं कर सकते, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। और अगर एक जज जो है वो 70 ईयर्स तक अगर काम करते हैं तो फिर रिटायरमेंट के बाद वो कोई दूसरी पोस्ट नहीं ढूंढेंगे। अभी क्या है कि वो 62 में रिटायर हो जाएंगे तो फिर वो दूसरी पोस्ट वो काम, क्योंकि वो काम कर सकते हैं, राइट, उनकी हेल्थ अच्छी है, सारी चीज़ें सही चल रही है, देन ही और शी विल लुक फॉर ए पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट। और जस्टिस रोहिंग्टन नरीमान, जस्टिस यू ललित, कुछ ऐसे जजेस हैं जो अपनी ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिसेस, राइट, एज ए एडवोकेट काफ़ी सही चल रहा था सारा कुछ, लेकिन फिर भी उन्होंने कोर्ट को ज्वाइन किया, राइट। ये सारे आप सोचिए लाखों करोड़ों रुपए की इनकम को छोड़कर वो सैलरी में है, वो भी सरकारी सैलरी में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जज बनना चाहते हैं, वो एलिजिबल हैं, लेकिन रिटायरमेंट एज कम होने की वजह से और अपॉइंटमेंट बहुत डिले होती है, ये 2 चीज़ों की वजह से वो अच्छे कैंडिडेट्स को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और इसी के साथ जो आर्टिकल 224A ऑलरेडी हैं कि आप हाई कोर्ट के जजेस को रीअपॉइंट कर सकते हैं, इसका भी प्रॉपर इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट और या फिर कॉलेजियम और गवर्नमेंट के बीच में जो भी टसल चल रही है, दे हैव टू रिमेंबर कि इसकी इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल देश पर हो रही है। और अगर फुली हमारी जुडिशरी की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया जाए तो करोड़ों लोगों को इंसाफ जो है वो राइट वक्त पर मिल सकता है। पेरिस रिप्राइव इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और ये फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि अभी जो इलेक्शंस हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो इसमें इनकी जीत हुई है, तो ये उनकी सेकंड टर्म है। फ्रांस को लोकेट कर लेते हैं, तो एज यू कैन सी दिस इज यूरोप ऑन योर स्क्रीन। तो ये रहा फ्रांस, ये यूके, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी, और यहाँ पर है यूक्रेन। अभी देखिए ये रशिया है और ये यूक्रेन की पूरी बॉर्डर है, वी नो दिस इज़ बेलारूस, और ये ब्लैक सी, ये क्रीमिया वाला पोर्शन है। तो अभी यहाँ पर तो युद्ध चल रहा है, एंड यूक्रेन इज़, रशिया को अगर छोड़ दे तो रशिया के बाद ये जो यूरोप है उसका आई थिंक बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया यूक्रेन है।
बट एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स फ्रांस. तो थोड़ा जूम करके देख लेते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज सॉरी राइट. सो एज यू कैन सी फ्रांस राइट कैपिटल है पेरिस और बहुत सारे देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है. यू कैन सी गल्फ ऑफ लियोना और बे ऑफ बिस्के एंड ऑल. तो यहाँ पर मैं एक बार मेडिटरेनियन सी है, दिस इज बे ऑफ बिस्के, अटलांटिक ओशन यहाँ पर हैं, इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ऑफ डोवर, पेरिस कैपिटल हैं और बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, यहाँ पर एक अंडोरा जिसके बारे में मैंने आपको प्रश्न पूछा था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर भी दे दिया है, और स्पेन. इतने देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और इंडो पैसिफिक का भी एक लिटोरल स्टेट है क्योंकि फ्रांस के कुछ आइलैंड्स जो हैं वो इंडियन ओशियन में भी हैं, इज़न्ट इट. अब उनकी जो इमेज है ना फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की, तो उनकी एक इमेज प्रो मार्केट राइट, यानी कि इकोनॉमी को प्रमोट करने वाले, यूरोप को प्रमोट करने वाले, और जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल फ्रांस का रहा है और इन्होंने क्रिएट भी किया है. यूक्रेन क्राइसिस में आपको याद होगा कि वो व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की को मिलने के लिए गए थे. उनके कार्यकाल में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे कम रही है पिछले कुछ सालों की अगर देखें. और मेरीन ले पेन जो हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर थे, तो वो एंटी ईयू के यूरोपियन यूनियन से निकल जाना और ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए और सिनोफोबिक धर्म और इन सारी चीज़ों को लेकर उनके कट्टर विचार, ये सारी चीज़ों की जीत नहीं हुई. तो ये देश और दुनिया के लिए भी अच्छी बात है. लेकिन इमैनुअल मैक्रोन को जो 2017 में वोट मिले थे या फिर सीट्स मिली थी, तो उनसे थोड़ा डिक्लाइन हुआ है. तो अब उनको थोड़ी उन सारी चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर देखिए जो सिटी में रहने वाले लोग और गांव में रहने वाले लोग जो हैं उनके बीच में एक डिवाइड काफ़ी बढ़ चुका है, इकोनॉमिकल डिवाइड, वर्किंग क्लास, और इसी के साथ कॉस्ट जो है, फ्यूल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ के लोगों को पेन कर रही हैं. और इमैनुअल मैक्रोन की जीत जो है वो यूरोप के लिए अच्छी बात है और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी अच्छी बात है. भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं. रफाल प्लेन्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, डिफेंस के प्रोडक्ट्स हम उनसे खरीद रहे हैं, वो भी हमसे बहुत सारी चीज़ें, ट्रेड और ये सारी चीज़ें काफ़ी सही चल रही हैं दोनों देशों के बीच में. तो बस वही है कि अब जो नए प्रेसिडेंट हैं उनकी सेकंड टर्म है, तो उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में हम और ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडो पैसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्रेन क्राइसिस में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें तो उनकी विक्ट्री जो है ये एक अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए. दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. ये एक प्रश्न है आपके लिए, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा. आई विल सी यू सून. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर. राइट, प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.